हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि आपका मतलब कि नोटिस कब आएगा, कि एग्जाम डेट का नोटिस आएंगे तब एग्जाम मतलब कि आप तैयारी शुरू कीजिएगा, ऐसा बहुत मतलब कि सोच रहता है। ठीक है, तो आप यदि इसे सोच रहे थे तो बिल्कुल आप ऐसा आपने मतलब कि आप सोच को अब रखिए अंदर दबा करके, क्योंकि अब आपका एग्जाम का जो डेट भी आ चुके हैं और आप 7 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी कि 7 जुलाई को ही आपका एग्जाम होने वाली है। जो कल नोटिस आपका पब्लिश हुआ था जेएसएससी के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी प्रकार का आप यदि करते हैं, आप मतलब कि वे अवैध तरीके से यदि आप करते हैं, पेपर लीक की कोशिश करते हैं, तो आपको कार्रवाई भी किए जाएंगे। तो आप लोग इधर उधर की बातों में मत पड़िएगा। ठीक है, तो अपना तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। तो इसी के लिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं पेपर 2 में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका चैप्टर वाइज बोल सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज जो भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या लाए हैं, तो आज लाए हैं कृतिका भाग 2 का चैप्टर 1। ठीक है, इसमें आपका क्या है, तो माता के आंचल है और उसके लेखक है आपका शिव पूजन सहाय। तो जो पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे सभी प्रश्नों को यहाँ पे लाए गए हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर में आपका नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, चाहे जो भी कीजिएगा, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। यदि आप जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो का वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ पे जाकर के आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे मतलब कि नोट्स चाहिए झारखंड फील्ड वर्कर का। वहीं पे आपको प्राइस भी बता दिए जाएंगे। इतने कम प्राइस रखे गए हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने कम प्राइस में आपको सारे चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आप पढ़ के यदि चल जाइएगा तो आपका सिलेक्शन 100% होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, उसके बाद लगभग 100 प्लस एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भय हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उनके साथी कब गाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो फसल काटते समय गाते थे। कौन सा गीत गाते थे, तो ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भय हमारी, यही गीत गाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि महतारी शब्द का अर्थ है। तो महतारी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो माता होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला पॉइंट में है कि उत्तान शब्द का अर्थ है। तो उत्तान शब्द का अर्थ क्या है, तो पीठ के बल लेटना होता है उत्तान शब्द का अर्थ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि सांप के डर से भाग कर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैया के गोद में, यानी कि माँ के गोद में आकर के शरण लिए थे। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चूहों के बिल में पानी उलीचना, यानी कि चूहों के बिल में क्या कर रहे थे, तो पानी भर रहे थे, तभी क्या निकले थे, तो सांप निकले थे। इसी के डर से जो भोलानाथ है वह आकर के अपने माँ के गोद में शरण लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूसल तिवारी को चिढ़ाने के कारण। ठीक है, उसके बाद है आपका कि भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दुबका था। तो अभी बताए थे किसके डर से, तो सांप के डर से। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव किससे था। तो सर्वाधिक जुड़ाव किससे रहते थे, तो बाबूजी के साथ, यानी कि पिताजी के साथ जुड़ाव रखते थे। लेकिन माँ के गोद में जाकर के तब शरण लेते हैं जब विपत्ति बड़ी हो जाती है, यानी कि समस्या बड़ी हो गई थी। डर के कारण वह क्या किए, पिताजी के गोद में जाकर के ना जाकर के वह अपने माँ के गोद में जाकर के शरण लिए थे, छिप गए थे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि रहरी शब्द का अर्थ है। तो रहरी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरहर। ठीक है, अरहर होता है रहरी का अर्थ। तो अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि विपदा के समय भोलानाथ किसका शरण लेता है। तो अभी अभी बताए थे किसका शरण लेता है, तो माँ का शरण लेता है, यानी कि मैया का शरण लेता है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। यानी कि जब रोते थे तो किसको देख करके वह क्या करते थे, तो सिसकना भूल जाते थे, रोना भूल जाते थे। तो अपने खेल के रुचि के कारण, ठीक है, खेल के साथियों को देख करके क्या करते थे, तो सिसकना भूल जाते थे, खेल में रुचि था इसलिए। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो कौन मारे थे खदेड़ कर ढेलों से, तो बूढ़े वर ने। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पैसा को लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ एवं उनके साथियों ने किस समय कही थी। तो कौन समय कहे थे, तो आंधी एवं बारिश के समय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है, यानी कि कौन सा भाव दिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वात्सल्य भाव दिखा है। अगला पॉइंट में है कि देहाती दुनिया उपन्यास के किस दशक में ग्राम्य संस्कृति का चित्रण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 के दशक में। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी आपको पूछी जा सकती है कि आपका देहाती दुनिया क्या है, काव्य संग्रह है, गद्यखंड है, पदखंड है, या फिर आपका क्या कहते हैं उपन्यास है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछी जा सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि देहाती दुनिया जो है वह आपका उपन्यास है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था। वर्षा जैसे ही बंद हुआ तो बाग में क्या निकल आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिच्छू निकल आए थे।
अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो कौन चिल्ला करके कहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेजू ने। बेजू कौन था? तो भोलानाथ का साथी था, यानी कि दोस्त था, मित्र थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। अब आप लोग बताइए कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उनवास भोजपुर बिहार में। उनवास गांव है, भोजपुर जिला है और बिहार राज्य है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का अर्थ क्या है। तो अफर का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरपेट। भरपेट होता है अफर शब्द का अर्थ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि शुरुआती की शिक्षा। ठीक है। तो कहां से प्राप्त किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरा बिहार से। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने कहां की अदालत में नकल नवीस की नौकरी किए थे। तो कहां की अदालत में किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी किए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन के दौरान वह त्यागपत्र दे दिए थे। सरकारी नौकरी से, देख सकते हैं सरकारी नौकरी कर रहे थे फिर भी वह त्यागपत्र दे दिए और वह आंदोलन में जाकर के जुड़ गए थे। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि क्या कहा गया, यहाँ पे मूसन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिए, यहाँ पे आपको मूसन कर लेना है। मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों को शिकायत करने कहाँ गए थे। तो आप लोग बताइए कि कहाँ गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाठशाला गए थे। ठीक है, उस मतलब कि दौड़ा करके ले गए थे अब उसके पाठशाला और उसके गुरुजी से जाकर के शिकायत कर दिए थे। तो उसके गुरुजी जो थे मतलब कि उसके जो टीचर थे वह पूरा मतलब कि खरी खरी सुनाने लगे किसको? तो भोलानाथ को। तभी इस खबर को सुन करके उसके बाबूजी यानी कि उनके पिताजी इस खबर को सुने जैसे ही, तो मतलब कि जल्दी से गए वहाँ और उससे मतलब कि विनती करके उसके गुरुजी से यानी कि उसके टीचर से विनती करके उसको मतलब कि घर लाए थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये सब सारा प्रश्न जो आपको बता रहे हैं ये सब सारा प्रश्न भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो कहानी के जैसा आप लोग सारा चीज़ को समझ जाइएगा आसानी से। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ, यहाँ पे भोलानाथ होगा, इसमें भी थोड़ा करेक्ट टाइपिंग हुआ है। तो जिसमें आपको करना है भोलानाथ एवं बेजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिए, भोलागत लिखा हुआ है, यह आपका भोलानाथ हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ को थाली में दही भात सान कर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम से कोर बनाकर कौन खिलाती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन खिलाती थी? तो मैया खिलाती थी, उसकी माँ खिलाती थी। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचना प्रकाशित हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि लेखक के पिताजी के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे, यानी कि कहाँ बैठ करके जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका पिता के कंधे पर, पिताजी के कंधे पे बैठ करके जाते थे जब उसके पिताजी गंगा जी में जाते थे। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि गंगा जी मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झुला झुलाते थे। उन्हें कहने का मतलब है भोलानाथ को। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झुके हुए पेड़ के डालों पर बैठा करके भोलानाथ को झूला झुलाते थे उनके पिताजी। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डेट बहुत मतलब कि जो आपका ईयर रहता है ये सब सारा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट बहुत रहता है। अब कहीं पे आपको पूछी जा सकती है कि आपका शिवपूजन सहाय जो है उसका जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था, उसके बाद पूछी जा सकती है कि उसको कौन सा पुरस्कार मिला था, कब मिला था। इस प्रकार से जितना भी है सारा चीज़ इसमें लाई गई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा का प्रयोग करते थे। अब अगला पॉइंट में है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज का तेल लगाती थी। तो कौन चीज का तेल लगाती थी? तो कड़वा तेल लगाती थी, यानी कि सरसों का तेल लगाती थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि बोध कर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सराबोर कर देना, यानी कि बोध देना, मिला देना। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में कहा गया है कि 1962 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान किए गए थे। तो इसका सही आंसर है आपका मतलब कि भागलपुर विश्वविद्यालय में 1962 ईस्वी में मतलब कि शिवपूजन सहाय को डी लिट की मानद उपाधि दिए गए थे। प्रश्न आपको पूछी जा सकती है कि डी लिट मानद की उपाधि भागलपुर विश्वविद्यालय में कब दी गई थी। तो आपको आंसर देना है 1962 ईस्वी में। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा तभी तो आंसर दे पाइएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय ने
किसके साथ माधुरी के संपादक कार्य में किए थे? तो किसके साथ किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रेमचंद के साथ किए थे, मुंशी प्रेमचंद। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी के साथ, यानी कि अपने पिताजी के साथ। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था? तो क्या लगाई थी मैया ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हल्दी लगाई थी भोलानाथ के घाव पर, क्योंकि जब सांप के डर से वह भागते गिरते पड़ते आए थे तो उसके मतलब कि बहुत सारा चोट भी लग गए थे, ठीक है, गिरने के कारण। सांप तो वैसे कुछ नहीं किए थे, लेकिन सांप के डर से मतलब कि होपलेस हो गए थे। उसके बाद दौड़ते हुए घर आ रहे थे तो बहुत जगह गिरे भी थे, कांटा उटा पैर में भी लगे थे। तो उसकी मैया उसके घावों पर क्या लगाए थे? तो हल्दी लगाए थे। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि ओसारे शब्द का अर्थ है। तो ओसारे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बरामदा। बरामदा कहा जाता है, ओसारे शब्द का अर्थ होता है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? अभी जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये सारा चीज को देखने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि मृत्यु कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुई थी। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, किनकी कृति है? तो इसका सही आंसर है आपका शिवपूजन सहाय का। यहाँ से प्रश्न को घुमा करके किस प्रकार से पूछी जा सकती है कि आपका जो कहा जाएगा कि आपका जो मतलब देहाती दुनिया जो उपन्यास है, यह मतलब कि इसकी कृति को किसने लिखे थे? तो शिवपूजन सहाय हो जाएगा। कब इसको मतलब कि लिखे थे? तब इसका आंसर होगा 1926 ईस्वी में, ठीक है। आंचलिक का उपन्यास जो है आपका प्रकाशित हुई थी 1926 ईस्वी में। अब अगला पॉइंट में है कि भोलानाथ अपने साथियों को साथ कहाँ नाटक करते थे? अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबूतरा पर। अगला पॉइंट में कहा गया है कि बाबूजी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज के लिए करते थे? तो कौन से चीज के लिए करते थे? यानी कि रंगमंच के लिए करते थे। रंगमंच के लिए नहाने की चौकी का प्रयोग करते थे। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि माता के आंचल किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछी जा सकती है। तब आपका आंसर क्या होगा? तो देहाती दुनिया, देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए हैं माता के आंचल, ठीक है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ को पिता फूल की कटोरे में क्या सानकर खिलाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गोरस भात खिलाते थे। गोरस भात मतलब क्या हुआ? तो दही भात या फिर दूध भात बोल सकते हैं। तो वही चीज खिलाते थे भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ को। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ किसके खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान लगाते थे? किसके खंभों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरकंडे के मतलब कि खंभे पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न में है आपका कि देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? तब आपका आंसर क्या होगा? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अब अगला पॉइंट में है कि चंदोवा का अर्थ क्या है? तो चंदोवा का अर्थ क्या होता है? तो छोटा सामियाना, छोटा सामियाना होता है चंदोवा का अर्थ। इतना यदि आप लोग पॉइंट को यदि अच्छे से कर लेते हैं ना, तो जितना भी एमसीक्यू होगा उसका आंसर आप लोग मतलब कि सभी आंसर आप लोग सही दे सकते हैं। यदि सिर्फ ध्यान से आप लोग सुन रहे होंगे या फिर आप ध्यान से याद करने का कोशिश कर रहे होंगे, तो जितने भी एमसीक्यू आएंगे सारा चीज़ का आंसर आप लोग दे पाइएगा। तो देखिए अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि भोलानाथ के दुकान से कौन 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीदते थे? तो कौन खरीदते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी खरीदते थे। अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो भोलानाथ। शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। कौन कहते थे भोलानाथ? तो भोलानाथ कहते थे उनके पिताजी, लेकिन उसका बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ एवं मतलब कि भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज के लिए करते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे बात आया है आचमनी का प्रयोग। यहाँ पे एक बात तो देखिए कि नहाने वाले चौकी का प्रयोग, अब देखना है यहाँ पे कि आचमनी का प्रयोग किस लिए किए थे? पूजा वाली आचमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कलछी के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि माता के आंचल में किस शिशु का चरित्र चित्रण है? तो किस शिशु का चरित्र चित्रण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भोलानाथ का। भोलानाथ जो है आपका उसी का चरित्र चित्रण किया गया है। अब अगला पॉइंट में है कि मृदंग है। तो मृदंग क्या है? तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि एक प्रकार का बजाने वाला यंत्र होता है। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, जैसे कि अभी आपको बताए थे इससे पहले ही कि उनके पिता उन्हें क्या कह करके पुकारते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भोलानाथ कह करके पुकारते थे। अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ को कौन चोटी गूंथ कर उसमें फुलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना उन्हें कन्हैया बनाती थी? तो कौन बनाती थी कन्हैया उन्हें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैया, यानी कि उनकी माँ उनको बनाती थी क्या करके? तो उसकी चोटी गूंथ देती थी, फुलदार लट्टू बांध देती थी, उसके बाद रंगीन कुर्ता टोपी पहना करके उन्हें कन्हैया बनाती थी। कौन? तो उसकी मैया, यानी कि उसकी माँ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ किसे देखने के पश्चात से सकना भूल जाते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका खेल के साथियों को देखने के बाद से सकना भूल जाते थे। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि माता के आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कह करके पुकारते थे? तो क्या कह करके पुकारते थे? तो बाबूजी कह करके पुकारते थे अपने पिताजी को। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है? तो देख सकते हैं अब अगला पॉइंट में है कि आपका कि जिमने, जिमने का अर्थ क्या है? तो जिमने का अर्थ क्या होगा? तो भोजन करना जिमने का अर्थ होगा। अब अगला पॉइंट में है कि अमोले का अर्थ क्या है?
तो अमोले का अर्थ क्या है, तो आम का उगता हुआ पौधा होता है अमोले का अर्थ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ का क्या बन जाता था, भोलानाथ क्या बन जाते थे, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बम बोला बन जाते थे। भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे, तो बम बोला बन जाते थे। अब अगला पॉइंट में है कि माता के आंचल के लेखक का पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारा करते थे, तो किसमें निहारा करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आईना में, यानी कि मिरर में। ठीक है, जो आईना में आप लोग देखते हैं ना चेहरा, वही आईना में अपना मुंह देख करके निहार रहे थे। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ते थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो भोलानाथ। भोलानाथ जो थे समधी बनकर के बकरे पर चढ़ता था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था। ओहार मतलब क्या होता है, तो पर्दा के लिए, मतलब कि जो आपका पालकी में पर्दा के लिए जो डाले जाते हैं कपड़ा, उसी को कहा जाता है ओहार। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल कलर का ओहार डालते थे। अब अगला पॉइंट में है कि माता के आंचल में प्रयुक्त ओहार शब्द का अर्थ क्या है, तो ओहार शब्द का क्या अर्थ है, अभी बताए थे कि पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। ठीक है, अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि गुरुजी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे थे, तो किसे पकड़ लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोलानाथ को पकड़ लिए थे, क्योंकि बेजू जो थे वह चिढ़ा करके तो भाग गए थे, लेकिन आपका भोलानाथ पकड़े गए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ की किसने खूब खबर लिए थे, तो कौन खूब खबर लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुजी ने, यानी कि उनके टीचर ने। अब अगला पॉइंट में है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर के पाठशाला कौन पहुंचा था, तो कौन पहुंचा था, तो बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी पहुंचे थे। उसके बाद कहा गया है कि गुरुजी से किसने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया था। चिरोरी करना मतलब कि विनती करके, तो कौन विनती किए थे, तो बाबूजी। किससे, गुरुजी से। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज का तिलक लगाने का जिद करता था, तो किस चीज का तिलक लगाने का जिद करता था, यहाँ भी थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा, यहाँ पहले जिद होगा। ठीक है, किस चीज का तिलक लगाने की जिद करता था, इस प्रकार से होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भभूत का तिलक लगाने के लिए जिद करते थे कौन, तो भोलानाथ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे, तो कैसा तिलक लगाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुंड तिलक लगाते थे। त्रिपुंड तिलक लगाने के बाद किसका तिलक लगाते थे, तो भभूत का तिलक लगाते थे। कैसा लगाते थे, तो त्रिपुंड आकार का लगाते थे। उसके बाद क्या बन जाते थे, तो बम बोला बन जाते थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि चिड़ियों का झुंड कहाँ चल रहा था, तो चिड़िया का झुंड कहाँ चल रहा था, तो इसका सही आंसर होगा मकई के खेत में चल रहे थे। अब अगला प्रश्न में क्या कहा गया है कि राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेटिया, वाक्य बच्चे कैसे, मतलब कि किसे देख करके गा रहे थे, तो किसे देख करके गा रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिड़िया को देख करके गा रहे थे। क्या गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथी किसके बिल में पानी उलीचते थे, तो किसके बिल में पानी उलीचते थे, चूहा के बिल में। चूहे के बिल में से क्या निकला था, जल्दी से बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप निकले थे चूहा के बिल से। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि लेखक को कौन अपने साथ चुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करता था, तो कौन सुबह सुबह उठाते थे और नहलाने का कार्य करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ में के लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने सपने को, मतलब कि अपने बचपन को याद करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माता पिता के साथ जो शरारत किए थे, स्नेह किए थे, उसके भरे बचपन को करते हैं। अब अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि भोलानाथ किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम जोलियों के दल के साथ मिलकर के तमाशा करते थे भोलानाथ। अब अगला पॉइंट में कहा गया है कि ओहार उठाकर कौन दुल्हन का मुंह देखते थे, ओहार उठाकर के कौन देखते थे, तो बाबूजी देखते थे, यानी कि उनके पिताजी देखते थे। जो पालकी बनाते थे उसमें जो कपड़ा डाले हुए थे लाल कलर का, तो उसी को उठा करके उनके बाबूजी जो थे दुल्हन का मुंह देखते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू हैं, यदि आप ध्यान से इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को किए होंगे तो सारा आप आंसर आप लोग अपने आप दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से कि आप लोग आंसर दें, उसके बाद मेरे आंसर को सुनने का कोशिश कीजिएगा। इससे पहले बता देना चाहते हैं, यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं, इसी प्रकार से सेम नोट्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जितने रहेंगे आंसर के साथ मिलेंगे। अंत में आपको सारा चीज़ का आंसर भी दिया रहेगा। तो आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखी गई है, इतना कम प्राइस रखी गई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी टीचर इतना कम प्राइस में आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर परचेज करके अपने तैयारी को जोरदार तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले एमसीक्यू में क्या कहा गया है कि माता के आंचल के लेखक कौन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि माता के आंचल के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवपूजन सहाय है। ठीक है,
अब अगला पॉइंट में क्या मतलब सॉरी अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1893 ईस्वी को, 5 जून 1886 ईस्वी को, 21 जनवरी 1963 ईस्वी को, या फिर 9 अगस्त 1924 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9 अगस्त 1893 ईस्वी को जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। तो जन्म और मृत्यु दोनों को एक साथ आप लोग याद रखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उनवास भोजपुर बिहार में, या फिर मुजफ्फरपुर बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनवास भोजपुर बिहार इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो कहाँ से प्राप्त किए थे? दरभंगा बिहार से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, भोपाल मध्य प्रदेश से, या फिर आरा बिहार से। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आरा बिहार से जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे शिवपूजन सहाय यानी कि भोलानाथ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल नवीस की नौकरी किए थे? तो कहाँ के अदालत में किए थे? बनारस के, कोलकाता के, उसके बाद आपका रोहतास का, या फिर सासाराम का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बनारस के अदालत में नकल नवीस की नौकरी किए थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? तो कब दिए थे? कौन से आंदोलन के दौरान दिए थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर खेड़ा आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो शिवपूजन सहाय जो थे वह सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय ने निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो कौन से पत्रिकाओं का संपादन किए हैं? जागरण और हिमालय का, माधुरी का, बालक का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का, यानी कि जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक ये सभी का किए हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कि वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे, या फिर उनके रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग मिलते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो मुख्यतः गद्य के भी कवि थे, हिंदी के प्रतिष्ठित मतवाला का संपादक मंडल में भी जुड़े थे, और रचनाओं में उनका लोक जीवन और लोक संस्कृति का प्रसंग भी मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी गद्य कृतियां शिवपूजन सहाय की है? तो कौन सी है? देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपका गद्य कृतियां हैं। गद्य कृतियां, उपन्यास का बात नहीं किया गया है कि आप लोग देहाती दुनिया कर रहे हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पे गद्य कृतियां कहा गया है तो देहाती दुनिया भी है, उसके बाद वे दिन वे लोग भी है, और स्मृति शेष भी है। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 8 खंड में, 6 खंड में, 5 खंड में, या फिर 4 खंड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 खंड में प्रकाशित हुए हैं। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप यदि नोट्स भी परचेज नहीं करना चाहते हैं, इतना कम में रखी गई है फिर भी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने बार हो सकते हैं उतना बार देखिए, क्योंकि कृतिका भाग 2 एकमात्र ऐसा है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। कृतिका भाग 2 में कुल चैप्टर कितना है? तो कुल चैप्टर आपका कितना है? तो कुल चैप्टर की संख्या 5 है। ठीक है, तो 5 है, और आपका क्षितिज भाग 2 में कितना है? तो 17 है। आपको कृतिका भाग 2 प्लस आपका क्षितिज भाग 2 दोनों का नोट्स बहुत कम प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, यदि ग्रामर भी चाहते हैं तो ग्रामर को भी ऐड करके दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग परचेज कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ वहीं पे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर कर सकते हैं, या फिर वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, जैसा आपका मन होगा वैसा कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया अगला क्वेश्चन में कि शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, या फिर 1959 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1960 ईस्वी में शिवपूजन सहाय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1962 ईस्वी में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान किए गए थे? तो किसमें होगा? बीएचयू में, बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, या फिर पटना विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय में 1962 ईस्वी में मतलब कि डी लिट की मानद उपाधि प्रदान किए गए थे। किसको?
तो शिवपूजन सहाय को यानी कि भोलानाथ को। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय ने निम्न में से किसके साथ माधुरी के संपादक का कार्य किया था? तो किसके साथ किए थे? प्रेमचंद के साथ, अज्ञेय के साथ, कमलेश्वर के साथ या फिर शिव प्रसाद मिश्र के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद के साथ किए थे 1924 ईस्वी में लखनऊ में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अज्ञेय किस चैप्टर का लेखक है? कमलेश्वर किस चैप्टर का लेखक है? और आपका शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जो है आपका कौन से चैप्टर का लेखक है? आप लोग कमेंट करके तीनों का तीनों बताइए कि इसका आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से आंसर जल्दी से दीजिएगा तो आप लोग ज़्यादा कुछ सीख पाइएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछेंगे उसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा कुछ मतलब की इंफॉर्मेशन इकट्ठा और भी हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पे कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीनों मतलब कि चैप्टर जो है आपका अज्ञेय हो गया, उसके बाद आपका कमलेश्वर और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हो, यह आपका कृतिका भाग 2 का ही है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या फिर 1973 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1963 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा, दोनों याद रखिएगा। जहां बोले हैं कि जहां पे जन्म याद रखिएगा, यहाँ पे मृत्यु भी याद रखिएगा, ताकि आपका आसान हो याद करने में। ठीक है, आसान इस प्रकार से हो जाएगा कि आप लोग मतलब कि सोच भी नहीं सकते हैं। सारा चीज़ आपको याद हो जाएंगे, मृत्यु, उसके बाद आपका जन्म, ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए जन्म और मृत्यु को एक जगह देखिए। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किनकी कृति है? तो किनकी कृति है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्रेमचंद के हैं, शिवपूजन सहाय के हैं, अज्ञेय के हैं या फिर शिव प्रसाद मिश्र के हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि शिवपूजन सहाय का है 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता के आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? तो कौन से उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया से, मेरा जीवन से, भूले बिसरे गीत से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहाती दुनिया से लिया गया है माता का आंचल। अब अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो किसे माना जाता है? स्मृति शेष को, जीवन दर्पण को, मेरा जीवन को या फिर देहाती दुनिया को? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहाती दुनिया को स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आत्मकथात्मक शैली में, प्रयोगात्मक शैली में, जीवनात्मक शैली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्मकथात्मक शैली में आपका हिंदी का जो आपका देहाती दुनिया है वह शैली में लिखी गई है, आत्मकथात्मक शैली में। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसको आप लोग कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि कहा गया है कि इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी है। उसके बाद कहा गया है कि इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता से आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है, या फिर इसमें बाल मनोभावों के अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का चित्रण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था बचपन का नाम? जल्दी से बताइए कि भोलानाथ, उसके बाद तारानाथ, भोलानाथ या फिर आपका भोला शंकर? तो कौन सा था? तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोलानाथ था, बम भोला नहीं था। ठीक है, भोलानाथ था। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता के आंचल में निम्न में से किस शिशु का चित्र मतलब कि चरित्र चित्रण है? तो किसका है? राम भोला का, बम भोला का, तारकनाथ का या फिर भोलानाथ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोलानाथ का चरित्र चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, इस उक्ति की कहानी है? किस उक्ति की कहानी है? जल्दी से बताइए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछी गई है आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में, कि आपको मतलब कि चैप्टर से ले लिया गया है, कि आप पूछी गई है कि यह कौन से मतलब कि लेखक का है या फिर कौन सा चैप्टर के है। इस प्रकार से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में। तो उसके अकॉर्डिंग अब मतलब कि बोल सकते हैं झारखंड जो आपका उत्पाद सिपाही हुआ बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे थे। अब वैसा तो आपका होने वाला है नहीं कि इतना ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग ईजी तैयारी मतलब हार्ड लेवल यदि तैयारी करके जाइएगा तो इजी पूछे जाएंगे, और यदि इजी करके जाइएगा तो हार्ड लेवल पूछे जाएंगे। एग्जामिनर सारा चीज जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि जॉर्ज पंचम की नाक का है, साना साना हाथ जोड़ी का है, मैं क्यों लिखता हूं का है, या फिर माता का आंचल का है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि माता का आंचल का। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपका जो जॉर्ज पंचम के नाक है इसके लेखक कौन है, साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है, और मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? अभी आप लोग को जो पूछे इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, वो भी बिना देखने चाहिएगा कि बिना देखे आप
मतलब कि कोशिश कीजिए कि आंसर देने का। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मृदंग क्या है। मृदंग क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का गीत है, या फिर एक प्रकार का संगीत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो कि है आपका मृदंग। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? राम बोला, उसके बाद भोलानाथ, तारकनाथ, या फिर शंकराराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोलानाथ। तारकेश्वर नाथ उसका बचपन का नाम था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछी जा सकती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो क्या कहकर पुकारते थे? पापा कह करके, बाबूजी कह करके, पिताजी कह करके, या फिर बड़का बाबूजी कह करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबूजी। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका इधर उधर करके दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका बाबूजी ही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाई बहन का, माता पिता का, पड़ोसी का, या फिर दीदी और जीजा का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माता और पिता के जीवन का जो स्नेह और शरारतों से भरे बचपन को याद करता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य कौन करते थे? तो कौन करते थे? माता करती थी, पिता करते थे, भैया करते थे, या फिर चाची करती थी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन करते थे? तो बी यानी कि पिताजी करते थे, यानी कि बाबूजी करते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारता था? क्या कहकर के पुकारते थे? माई, माताजी, मैया, या फिर ताई जी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैया कह करके पुकारते थे अपने माँ को, और पिताजी को क्या कह करके पुकारते थे? तो बाबूजी कह करके पुकारते थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज के तिलक लगाने का जिद करते थे? किस चीज का तिलक लगाने का जिद करते थे? केसर का, चंदन का, रोड़ी का, या फिर भभूत का। तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भभूत का। भभूत किसको कहते हैं? तो जो आप धूप धुआं देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका जो राख बच जाता है वही होता है आपका भभूत। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? तो कैसा तिलक लगाते थे? चंद्राकार, लंबा, त्रिपुंड, या फिर गोल लगाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपुंड लगाते थे। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? तो क्या बन जाते थे? राम बोला, बम बोला, शंकर बोला, या फिर तारकेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बम बोला बन जाते थे विभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण के पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे? तो किसमें अपना मुंह निहारते थे? गमला में, थाली में, उसके बाद कटोरी में, या फिर आईना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आईना में अपना मुंह निहारते थे। कौन? तो लेखक, यानी कि कौन थे लेखक? तो भोलानाथ यानी कि श्रीपूजन सहाय। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सत्य कथन को यहाँ पे चुनना है कि पूजा पाठ के पश्चात वह राम राम लिखते थे। इसके बाद कहा गया है कि रामनामा बही पर वह 1000 बार राम नाम लिखते थे। उसके बाद कहा गया है कि वह 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी के मछलियों को खिलाते थे, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। ये सभी काम करते थे उसके पिताजी। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? तो कहाँ विराजमान रहते थे? पिता के कंधे पर, पिता की गोद पर, उसके बाद कहा गया है कि पिता के पीठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिता के कंधे पर बैठ करके जाते थे, यानी कि विराजमान रहते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गंगा जी के मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झुलाते थे? तो कहाँ बैठाकर झुलाते थे? गंगा के तट पर लगे झूले पर, बेर की पेड़ों पर, उसके बाद झुके हुए पेड़ के डालियों पर, या फिर गौशाला के झूलों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि झुके हुए पेड़ के डालों पर। जब वह आ रहे थे तो रास्ते में लौटते के समय जहां भी झुके हुए पेड़ देखते थे उसमें झुलाते थे उसको, लेखक को, ठीक है, यानी कि भोलानाथ को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? तो किससे कुश्ती लड़ते थे लेखक? बाबूजी के साथ, माताजी के साथ, मैया के साथ, या फिर भैया जी के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैया के सॉरी इसका सही आंसर होगा बाबूजी के साथ, ठीक है। कुश्ती लड़ते थे भाई मतलब कि बाबूजी के साथ, अपने पिताजी के साथ। अगला क्वेश्चन में कहा गया
है कि कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कार्य करते थे। जब कुश्ती लड़ते थे कौन सा कार्य करते थे कि छाती पर चढ़ जाते थे, मूछें उखाड़ने लगते थे, बाएं गाल में खट्टा तथा दाएं गाल में मिठा चुमा देते थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी करते थे। क्या क्या करते थे, छाती पर चढ़ जाते थे, मूछें उखाड़ने लगते थे, बाएं गाल पे खट्टा और दाएं गाल पे मिठा चुमा लेते थे, ये सभी काम करते थे। तो यहाँ से आपको प्रश्न को यदि हार्ड करना रहेगा तो किस प्रकार से कर देंगे कि बाएं गाल में जो लेखक है भोलानाथ वह किस प्रकार के चुम्मा लेते थे, तब आपका क्वेश्चन मतलब कि हार्ड हो जाएगा कि खट्टा चुम्मा लेते थे, मिठा चुम्मा लेते थे, या फिर नमकीन चुमा लेते मतलब कि चुमा लेते थे। इस प्रकार से पूछी जा सकती है हार्ड करने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, तभी तो पता रहेगा कि खट्टा चुमा लेते थे बाएं गाल पे और मिठा चुमा लेते थे दाएं गाल में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे। तो फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे, दूध रोटी, भात दाल, गोरस भात, या फिर सत्तू और गुड़। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरस भात। इसको दही भात भी बोलते हैं या फिर दूध भात भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसने कहा कि बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। तो किसने कहे थे, बाबूजी ने, मैया ने, चाची ने, या फिर दादी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैया ने कही थी कि भर मुंह बच्चे को खाना खिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का अर्थ है। तो अफर शब्द का अर्थ क्या है, मिलाना होगा, लपेटना होगा, गूंथना होगा, या फिर भर पेट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अफर मतलब होता है क्या, तो इसका सही आंसर होगा भर पेट। ठीक है, अफर मतलब होता है भर पेट, यानी कि पेट भरकर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ठोर शब्द का अर्थ है। तो ठोर का क्या अर्थ है, मिलाना है, स्थान है, अवसर है, या फिर बी और सी दोनों है, यानी स्थान और अवसर दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों है, यानी कि स्थान और अवसर दोनों होता है ठोर का अर्थ। तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि महतारी शब्द का अर्थ है। तो महतारी शब्द का क्या अर्थ होता है, दादी, चाची, माता, या फिर नानी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता होता है महतारी शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तान शब्द का अर्थ क्या है। तो पीठ के बल लेटना होगा, पेट के बल लेटना मतलब कि पढ़ना होगा, उसके बाद क्या कहा गया कि खड़ा हो जाना होगा, या फिर भाग जाना होगा। तो उत्तान शब्द का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीठ के बल लेटना होता है उत्तान का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सानकर शब्द का अर्थ क्या है। तो सानकर शब्द का अर्थ क्या होगा, मिलाना होगा, गूंथना होगा, लपेटना होगा, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। सानकर मतलब मिलाना, गूंथना, लपेटना, ये सभी एक ही है। ठीक है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर बनावटी नाम से कोर बनाकर खिलाती थी। तो कौन खिलाती थी, मैया, उसके बाद बाबूजी, दादी, या फिर नानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मैया, यानी कि उनकी माता खिलाती थी ये सभी बना करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे। जो खेलने के लिए क्या प्रयोग करते थे, लकड़ी का हाथी, उसके बाद सुतरी का ऊंट, पुआल का बाज, या फिर रस्सी का बंधा हुआ काठ का घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मतलब कि रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन में है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज का तेल लगाती थी। तो किस चीज का तेल लगाती थी, कड़वा तेल, उसके बाद तीसी तेल, तिल का तेल, या फिर आंवला तेल। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल लगाती थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बोधकर शब्द का अर्थ है। तो बोधकर शब्द का क्या अर्थ है, घुलकर, डुबाना, सराबोर कर देना, या फिर भोजन करना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सराबोर कर देना। बोधकर मतलब होता है सराबोर कर देना। अगला क्वेश्चन में है कि भोलानाथ की मैया उन्हें कहाँ काजल की बिंदी लगाती थी। कहाँ काजल की बिंदी बोल सकते हैं, या फिर टिक्का बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे लगाते थे, पेट पर, नाभि पर, लिलार पर, या फिर बी और सी दोनों पर। तो इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों पर, यानी फिर नाभि पर लगाते थे और लिलार मतलब कि ललाट पर लगाते थे। ये दोनों आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ को कौन चोटी कूदकर उसमें फुलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना उन्हें कन्हैया बनाती थी। तो कौन बनाती थी, दादा बनाते थे, दादी बनाती थी, माता बनाते थे, या फिर पिताजी बनाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनकी मैया बनाती थी, यानी कि उनकी माँ बनाती थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ किसे देखने के पश्चात से सकना भूल जाते थे, यानी कि रोना भूल जाते थे। तो माँ को देखने के बाद, खेल के साथियों को देखने के बाद, पिताजी को देखने के बाद, या फिर घोड़ा को देखने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, कि खेल के साथियों को देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे। अगला क्वेश्चन में है कि भोलानाथ निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमजोलियों के दल के साथ, घोड़ों के दल के साथ, साथियों के दल के साथ, या फिर पक्षियों के दल के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमजोलियों के दल के साथ मिलकर के तमाशा करते थे। कौन, तो भोलानाथ।
अगला क्वेश्चन में है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो कहाँ नाटक करते थे? चबूतरे पर, घर में, जंगल में या फिर बाजार में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चबूतरे पर नाटक करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बाबूजी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज के लिए करते थे? पालकी के लिए, ढोलक के लिए, रंगमंच के लिए या फिर मांदर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रंगमंच के लिए करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से किसके खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाई की दुकान लगाते थे? तो किसके चंदोवे पर? सरकंडे के, उसके बाद लोहा के, उसके बाद साल के या फिर शीशम के? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरकंडे के चंदोवों पर खंभों का मतलब कि सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई का दुकान लगाते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि चंदोवा का अर्थ क्या है? अभी चंदोवा देखें तो चंदोवा का अर्थ क्या होगा? पालकी होगा, ढोलक होगा, ताशा होगा या फिर छोटा सामियाना होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटा सामियाना होता है चंदोवा का अर्थ। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाई की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपको सत्य कथन को चुनना है कि चिल्लम के खांचे पर कपड़ों के थालों में ढेले से लड्डू बनाकर रखी जाती थी, उसके बाद पत्तों से पूरी कचौरी, गीली मिट्टी से जलेबियाँ, उसके बाद फूटे घड़ों के बतासे बनाकर बेची जाती थी, या फिर ठिकरों के बटकरे और जस्ते के टुकड़ों को पैसा बनते थे, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सही आंसर है, ये सभी बनाते थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ की दुकान से कौन 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद देते थे? तो कौन खरीद लेते थे? क्या बाबूजी, मैया, मूसन तिवारी या फिर दादी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ का घरौंदा किस चीज का बना होता था? तो किस चीज का बना होता था? धूल की मेड़ की दीवार एवं तिनकों का छप्पर होता था, दातुन के खंभे होते थे, दिया सलाई की पेटियों का किवाड़ होता था, उसके बाद ऊँट के मुहड़े का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई होता था, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं? तो आपको पूछी जा सकती है कि धूल की मेड़ को क्या बनाते थे? तो दीवार बनाते थे, इस प्रकार से पूछी जा सकती है। उसके बाद पूछी जाती है कि तिनकों का छप्पर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इस प्रकार से पूछी जा सकती है। दातुन के खंभे, मतलब पूछी जा सकती है कि खंभा किससे बनाए जाते थे? दातुन के बनाए जाते थे। किवाड़ किससे बनाए जाते थे? तो दिया सलाई की पेटियों की बनाए जाते थे, यानी कि माचिस की जो डिबिया होते हैं उससे बनाई जाती है। उसके बाद पूछी जा सकती है कि चूल्हा, चक्की किससे बनाए जाते थे? तो घड़े के मुहड़े से बनाए जाते थे। दिया, कढ़ाई किससे बनाए जाते थे? तो दिए से बनाए जाते थे। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न को घुमा करके यदि पूछी जाए तो आप लोग इसमें सही कर पाइएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज के लिए करते थे? तो किस चीज के लिए करते थे? खंबा के लिए, हवन के लिए, कलछी के लिए या फिर गिलास के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलछी के लिए करते थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज के जोनार तैयार करते थे? तो किस चीज का तैयार करते थे? बालू की चीनी का, उसके बाद पानी के घी का, धूल की पिसान का या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी तैयार करते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जोनार का अर्थ है, तो जोनार का क्या अर्थ है? भोजन, भोज, दावत या फिर बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि भोज और दावत होता है जोनार का अर्थ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जिमने का अर्थ है, तो जिमने का क्या अर्थ होता है? भोजन करना, उसके बाद जमीन मापना, पुताई करना या फिर विसर्जन करना? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जिमने का अर्थ होता है भोजन करना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि अमोले का अर्थ है, तो अमोले का अर्थ क्या होता है? अनमोल, उसके बाद आम का उगता हुआ पौधा, मिट्टी का कटोरा या फिर आम का फल? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आम का उगता हुआ पौधा होता है अमोले का अर्थ, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात के जुलूस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कि अमोले को पीसकर शहनाई बजाई जाती थी, कनस्तर का तंबूरा बजाया जाता था, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? तो इसका सही आंसर क्या है? बाबूजी, मूसन, चड्डा या फिर भोलानाथ? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते थे। अगला क्वेश्चन में है कि दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार का आहोर डाला जाता था? तो आहार किस प्रकार का डाला जाता था? लाल, काला, पीला या फिर नारंगी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल आहार डाली जाती थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि
माता के आंचल में प्रयुक्त ओहार शब्द का अर्थ है। तो ओहार शब्द का क्या अर्थ है? घूंघट, गहना, पालकी या फिर पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता है ओहार शब्द का अर्थ। जिसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ओहार उठाकर कौन दुल्हन का मुख देखते थे? तो मैया, दादी, बाबूजी या फिर भाभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी ओहार उठा करके देखते थे दुल्हन का मुख। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा की जाने वाली खेती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि आपको गलत कथन को चुनना है कि दो लड़के बेल बन करके मोटे खींचते थे। उसके बाद क्या कहा गया कि चबूतरा खेत, ठीक है, चबूतरा खेत जबकि कंकड़ बीज और ठेंगो हल जुआट बनता था। उसके बाद कहा गया है कि चबूतरे के नीचे की गली कुआं बनती थी या फिर घिरनी के पेड़ में गाड़ी जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका मतलब कि सही आंसर है, यानी कि गलत कथन को चुनना था। तो इसमें आपका घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी, यह बिल्कुल गलत कथन है, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि गलत ऑप्शन को चुनना था। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी शोभ है हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उनके साथी कब गाते थे? कि बारात के समय, उसके बाद रामलीला के समय, फसल काटते समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फसल काटते समय। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथी कहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखकर यह वाक्य चिल्लाते थे? चलो भाइयों ददरी सातों पिसाने की मोटरी। तो कब गाते थे? अजमेर के जाने वाले, वाराणसी जाने वाले, उसके बाद ददरी के मेले जाने वाले या फिर रोहतास के मेले जाने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ददरी के मेले में जाने वाले को देख करके यह चिल्लाते थे कि चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने मोटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ किसे देखकर चिल्लाते थे? रहरी है रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो ये कब चिल्लाते थे? बारात के देख करके, दुल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देख करके, दुल्हन को देख करके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देख करके चिल्लाते थे रहरी है रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। किसको कौन चिल्लाते थे? तो भोलानाथ चिल्लाते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रहरी शब्द का अर्थ क्या है? अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या है, कि पालक है, खजूर है, शीशम है या फिर अरहर है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरहर। अरहर है आपका रहरी शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़ कर ढेलों से मारा था? तो कौन खदेड़ कर मारे थे? उसके जवान वर ने, बूढ़े वर ने, ससुर जी ने या फिर मूसन तिवारी ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूढ़े वर ने खदेड़ करके ढेलों से मारे थे। किसको? तो भोलानाथ एवं उनके साथियों को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ एवं उनके साथियों ने किस समय कहा था? तो किस समय कहा था? शादी के समय, उसके बाद द्वार पूजा के समय, आंधी एवं बारिश के समय या फिर मेले के उद्घाटन के समय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आंधी एवं बारिश के समय यह गाए थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था? तो जैसे ही बरसात बंद हुई थी तो क्या निकल आया था? बाघ, सांप, हाथी या फिर बिच्छू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिच्छू निकल आए थे बाग में। बाग मतलब कि बगीचा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा? तो कौन चिढ़ा करके बोले थे? भोलानाथ ने, बैजू ने, चड्डा ने या फिर दीनानाथ ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैजू ने चिल्ला करके बोले थे। क्या बोले थे? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा मूसन तिवारी को, इसलिए वह दौड़ाए थे और उसको पाठशाला ले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों के शिकायत करने कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? बाबूजी के पास, मैया के पास, पाठशाला या फिर थाना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाठशाला गए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं बेजू को पकड़ने के लिए कितने लड़कों की मतलब कि गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे? कितने लड़कों को भेजे गए थे? 2 लड़के को, 3 लड़के को, 4 लड़के को या फिर 8 लड़के को? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 लड़के को भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुजी से सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे थे? गुरुजी के जो 4 लड़के को वारंट लेकर भेजे थे वही उसके सिपाही हुए। ठीक है, तो उसमें से कहा गया कि कितने मतलब कि किसे पकड़ने में सफल रहे थे? मूसन तिवारी को, भोलानाथ को, बैजू को या फिर बी और सी दोनों को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भोलानाथ को पकड़ने के लिए, क्योंकि बैजू तो भाग गया था। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ के किसने खूब खबर लिए थे? तो भोलानाथ को किसने खूब खबर लिए थे? जल्दी से बताइए। मूसन तिवारी ने, बाबूजी ने, बैजू ने या फिर गुरुजी ने? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुजी ने खूब खबर लिए थे। किसको? भोलानाथ को, क्योंकि वह पकड़े गए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात सुनकर कौन पाठशाला पहुंचा था? तो कौन पहुंचा था? मूसन तिवारी ने, माताजी ने, बाबूजी ने या फिर बैजू ने? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबूजी, यानी कि उनके पिताजी पहुंचे थे।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुजी से किसने चिरौरी कर भोलानाथ को घर लाया था, यानी किससे कौन विनती करके घर लाए थे भोलानाथ को, बाबूजी, बैजू, मैया या फिर दादी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बाबूजी जो थे वह गुरुजी से विनती करके भोलानाथ को छुड़ा कर लाए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि चिड़ियों का झुंड कहाँ चल रहा था, तो मकई के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में या फिर सरसों के खेत में। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, पेट यह उसके बाद क्या कहा गया है कि यह वाक्य बच्चे किसे देखकर गा रहे थे, किसे देख करके, चिड़िया को देख करके, आंधी को मतलब हाथी को देखकर, घोड़ा को देखकर या फिर कुत्ता को देख करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिड़िया को देख करके चिढ़ा रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ एवं उनके साथी निम्न में से किसके बिल में पानी उलीचते थे, पानी भरते थे, तो सांप के बिल में, चूहा के बिल में, चींटी के बिल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चूहा के बिल में पानी उलीच रहे थे यानी कि भर रहे थे। लेकिन चूहा के बिल से क्या निकला था, तो सांप निकला था, जिसके डर से जाकर के भोलानाथ अपने माँ के गोद में शरण लिए थे यानी कि जा दुबके थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि चूहे के बिल में से क्या निकला था, तो अभी अभी बताए थे, जिसे देखकर बच्चे भाग गए थे, चूहा निकला था, चींटी निकला था, सांप निकला था या फिर किलनी निकला था। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांप निकले थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सांप के डर से भागकर भोलानाथ किसकी गोद में शरण लिए थे, तो किसके गोद में शरण लिए थे, पुजारी के गोद में, बाबूजी के गोद में, भिखारी के गोद में या फिर मैया के गोद में। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपने मैया के गोद में यानी कि अपने माता जी के गोद पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ किसके आंचल में छिप गए थे, तो किसके आंचल में छिप गए थे, दादी के, मैया के, भाभी के या फिर नानी के। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैया के आंचल में जाकर के छिप गए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था, तो क्या लगाए थे, हल्दी, चूना, शीशम पत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हल्दी लगाए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ओसारे शब्द का अर्थ है, तो ओसारे शब्द का क्या अर्थ है, बारामदा है, दरवाजा है, खिड़की है या फिर चौखट है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बारामदा होता है ओसारे शब्द का अर्थ। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी, तो मोहसन तिवारी को चिढ़ाना, उसके बाद पक्षियों को छेड़ना, चूहों के बिल में पानी उलीचना या फिर पाठशाला से भाग जाना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहसन तिवारी को चिढ़ाना, उन्हें शरारत, सॉरी इसका सही आंसर होगा, मतलब कि यह नहीं होगा, चूहों के बिल में पानी उलीचना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी थी, तो क्यों सुननी पड़ी थी अपने अध्यापक से यानी कि अपने गुरुजी से, मोहसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण, चूहे के बिल में पानी उलीचने यानी कि भरने के कारण, बेजू को मारने के कारण या फिर पाठशाला से भाग जाने के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण गुरुजी से यानी कि अध्यापक से खरी खरी सुनने पड़े थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दुबका था, किसके डर से, सांप के डर से, हाथी के डर से, भालू के डर से या फिर मोहसन तिवारी के डर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांप के डर से। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ को सर्वाधिक जुड़ाव किससे था, तो भोलानाथ को सर्वाधिक जुड़ाव किससे था, बाबूजी के साथ, उसके बाद माँ के साथ, दादा के साथ या फिर दादी के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबूजी के साथ सर्वाधिक जुड़ाव था। लेकिन विपत्ति जब आए थे, विपत्ता जब आए थे, ठीक है, तब किसके गोद में जाकर शरण लिए थे, तो अपने मैया के गोद में जाकर के शरण लिए थे। उसके बाद क्या कहा गया अगला क्वेश्चन में कि विपदा के समय, तो आपका विपदा के समय जो था उसके भोलानाथ किसका शरण लेता है, तो किसका लेता है, अभी अभी बताए हैं, माँ का, उसके बाद पिताजी का, दादा का या फिर दादी का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए यानी कि माता की गोद में शरण लिए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो क्यों भूल जाता है, पाठशाला जाने के कारण, मेला जाने के कारण, खेल में रुचि के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सिसकना क्यों भूल जाते थे, तो खेल में रुचि के कारण, अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता के आंचल पाठ में पिताजी मतलब माता पिता के बच्चों के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है, यानी कि वात्सल्य भाव है, उम्मीद भाव है, नफरत भाव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वात्सल्य भाव है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, तो 20 के, 30 के, 40 के या फिर 60 के। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 के दशक का संस्कृति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माता का आंचल पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन को चुनना है कि माता से बच्चों का रिश्ता ममता आधारित होता है, पिता से बच्चे का रिश्ता जो होता है स्नेह आधारित होता है, माता के आंचल में बच्चा स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है या फिर उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही
सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मृदंग कब बजती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जब लड़कियों का संग होता है तब, जब लड़कों का संग, जब माता का संग या फिर जब पिता का संग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जब लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का मतलब कि जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चों का तंग, यही कहावत था ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है, जिसमें दोनों आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? गंगा जी में, यमुना जी में, पहाड़ पर या फिर मंदिर में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गंगा जी में जाते थे आटा की गोलियां लेकर, जिसमें राम नाम का बही लिखा रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? अब आटा को गोलियां तो लेकर के गंगा जी में जाते थे, लेकिन किसको खिलाते थे? गायों को, बकरियों को, कबूतरों को या फिर मछलियों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मछलियों को खिलाते थे। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक के पिताजी भोलानाथ को क्या खिलाते थे? तो क्या खिलाते थे? शहद और नमक खिलाते थे, गोरस और भात खिलाते थे, दही और चीनी खिलाते थे या फिर नमक और दही खिलाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोरस और भात खिलाते थे, यानी कि दही भात खिलाते थे, यानी दूध भात खिलाते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जब बच्चे खाकर अफर जाते थे तो माँ क्या हट करती थी, यानी कि क्या जिद करती थी? कि सुलाने के लिए, पाठशाला भेजने के लिए, थोड़ा और खिलाने के लिए या फिर नहलाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थोड़ा और खिलाने के लिए माता जो थी वह हट करती थी, यानी कि जिद करती थी कि और थोड़ा खिलाइए बच्चे को। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? तो इसका सही आंसर क्या है? कि पिताजी के पैर दबाने लगते थे, पिताजी के हाथ पकड़ने लगते थे, पिताजी के मूछें नोचने लगते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिताजी की मूछें जो है वह नोचने लगते थे। कौन? तो भोलानाथ, कुश्ती लड़ने के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? पाठशाला, खेत में, बाहर गली में या फिर मंदिर में जाते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाहर गली में जाते थे खेलने के लिए, नाटक करते थे, तमाशा करते थे, यही सपने करते थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर के क्या करने लग जाते थे? तो क्या करने लगते थे? नाचते थे, तमाशा करने लगते थे, खेल करने लगते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमाशा करने लग जाते थे। आप लोग भी जब बचपन में होंगे, जब छोटे बच्चे होंगे, तब आप लोग भी इसी प्रकार से करते ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी कोई करते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का दुनिया आ गया, सारा कोई क्या करते हैं? गेम खेलना शुरू कर देते हैं। यदि मोबाइल नहीं दिखाइएगा तो आजकल का छोटे बच्चा खाना तक नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें को छोड़िए, लेकिन आज का जो आपका डिजिटल हो गया है, मॉडर्न जो आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मिठाई की दुकान किसका चंदोवा तानकर बनाई जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या है? सरकंडा का, कपड़ा का, कागज का या फिर पत्तों का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदोवा का, जो मतलब कि चंदोवा तानकर, कागज का चंदोवा तानकर बनाई जाती थी मिठाई का दुकान, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? तो किससे बनाई जाती थी? ठिकरों के बटखरे से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, ये इसके बाद दया सिलाई के डिबिया से या फिर धूल की मेड़ से। आप लोगों को बताया था कि हार्ड करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि धूल की मेड़ से बनाई जाती थी, ठिकरों के बटखरे से बनाई जाती थी, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बनाए जाते थे? पैसे बनाए जाते थे, दिला सिलाई की डबिया को क्या बनाए जाते थे? तो इससे मतलब कि किवाड़ बनाए जाते थे, दरवाजा बनाए जाते थे। तो आप लोग सारा चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भोलानाथ और उसके साथी किस चीज के अपने घरौंदे को किवाड़ बनाते थे? तो किस चीज का बनाते थे? ठिकरों के बटखरे के, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के, दिया सलाई के डिबिया के या फिर धूल की मेड़ के। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर, किवाड़ का बात हो गया ना अभी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिया सलाई के डिब्बियों का, पहले ही बता दिए हैं अभी आप लोगों को, उसके बाद ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इकट्ठा होते ही बच्चों को क्या राय बनती थी? तो क्या राय बनती थी? बारात का जुलूस निकालने की, खेती करने की, उसके बाद दौड़ पड़ने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेती करने की राय बनती थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या देखने लगते थे? यानी कि कुछ देर खड़े होकर क्या देखने लगते थे? बच्चों के तमाशा को, बच्चे को पाठशाला जाते देख के, बच्चों को पूजा पाठ करते देखते या फिर खेतों की तरफ जाते देखते। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बच्चों के तमाशा देखने लगते थे ठिठक करके। देखिए बटलोही मतलब कि राहगीर, चलने वाले आदमी, ठीक है, रास्ते में आने जाने वाले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? तो क्या करते थे? खेत की ओर दौड़ पड़ते थे, जंगल की ओर दौड़ पड़ते थे, पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते थे या फिर बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मतलब कि बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, यानी कि बगीचा की ओर दौड़ पड़ते थे आंधी की कुछ दूर निकल जाने के बाद, यानी कि जैसे ही बरसात खत्म होती थी उसके बाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाग की ओर दौड़ पड़ते थे।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था। तो सबसे ढीठ कौन था? बेजू था, भोलानाथ थे, मूसन तिवारी था या फिर गणेश था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेजू था। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो जल्दी से बताइए कि बेजू ने, मतलब बेजू को, उसके बाद भोलानाथ ने, गणेश ने या फिर मूसन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बेजू ने चिल्लाया था, क्या कह करके? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। किसको चिढ़ाए थे? तो मूसन तिवारी को। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मूसन तिवारी को चिढ़ाए थे। कौन चिढ़ाए थे पूछता, तब आपका आंसर हो जाता बेजू। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया है कि भोलानाथ और उनके साथी बेजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे थे? पाठशाला में, खेत में, मंदिर में या फिर बाग में यानी कि बगीचा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाठशाला में। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों का सेशन अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग डेली बेसिस पे क्लास चाहते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और कम से कम जो भी क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछे जाते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और लाइक कमेंट तो आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। नोट्स चाहते हैं आप, यदि संपूर्ण हिंदी का नोट्स चाहते हैं जिसमें आपका क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, उसके बाद ग्रामर भी सारा चीज़ इंक्लूड रहेंगे, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद या फिर आप लोग पेपर 3 का, आपका झारखंड जीके का, सामान्य अध्ययन का या फिर साइंस का, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर मतलब कि कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के साथ साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होंगे, वहाँ पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है, तो इतना कहेंगे तो आपको प्राइस भी वहीं पे बता दिए जाएंगे। बहुत कम प्राइस रखी गई है, इतना कम प्राइस रखी गई है कि कोई भी टीचर आपको झारखंड के जो आपका तैयारी कोई भी नहीं करवा सकते, क्योंकि झारखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा और अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए, जल्दी से जल्द कीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। 7 जुलाई को आपको एग्जाम होने वाली है, 1 महीना का टाइम बचा हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।